नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल्स पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और भारत के TEBDF ब्लॉक 2 वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे TEBDF ब्लॉक 2 वेरिएंट के बारे में, जो कि स्टील्थी और इंटरनल वेपन बे वाला होने वाला है। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपनी अगली पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट के प्रोटोटाइप को आधिकारिक तौर पर KF-21 बोरमाए नाम दिया है। KF-21 लो ऑब्जर्वर फीचर को प्रदर्शित करता है। साथ ही इसकी अन्य विशेषताओं के बीच ये कैंटेड ट्विन टेल्स, फ्यूजलेस शेपिंग और एज एलिमेंट जैसे इसमें फीचर दिए गए हैं। तब भी इसको 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें इंटरनल वेपन कैरियर सिस्टम नहीं है और साथ ही इसमें एडवांस रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन कोरिया का प्लान है कि वो आने वाले समय में इसके एडवांस डेरिवेटिव पर काम करेगी, जिसमें कि इंटरनल वेपन कैरियर सिस्टम होगा। इसके अलावा KF-21 का ब्लॉक 2 वर्जन सामने लाया जाएगा, जो कि 5वीं जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट कहलाया जाएगा। वहीं भारत की बात करते हैं तो भारत के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट यानी कि TEBDF, जिसे कि ADA बना रहा है भारतीय नेवी के लिए कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर जेट के तौर पर। भारत का ये मल्टी रोल फाइटर जेट एज एक्सटेंशन LEX के साथ लो फ्रंटल क्रॉस सेक्शन वाला है, लेकिन इसमें भी इंटरनल वेपन कैरियर सिस्टम नहीं है और डाइवर्टलेट सुपरसोनिक इनलेट जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो इसको 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट के बेहद करीब लेकर आते हैं। और इसमें भी इंटरनल वेपन कैरियर्स की कमी है। आपको बता दें कि इसमें जो एवियोनिक्स और मिशन कंप्यूटर, कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम जो लिया जा रहा है वो LCA AF MK2 प्रोग्राम से लिया जा रहा है, ना कि AMCA प्रोग्राम से। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि नौसेना ने 5वीं पीढ़ी के कैरियर आधारित फाइटर जेट के संचालन की अपनी योजना को छोड़ दिया है? यह आपके लिए ऐसा लगता है, लेकिन ADA ने TEBDF को डिजाइन किया है और इसके डेरिवेटिव के विकास का वादा किया है, जो कि अन्य सुविधाओं को भी शामिल कर सकता है, जो कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट के प्रमुख तत्व भी हैं, यानी कि एलिमेंट्स है। TEBDF डिजाइन में एक फ्लैट बेली है और ऐसा लगता है कि इसमें AMCA और TEBDF के बीच हथियार रखने की जगह फ्रंटल लैंडिंग गियर के बीच की जगह हो सकती है, जहां पर पर्याप्त जगह भी है। साथ ही TEBDF की जो मांग है वो एक कैरियर टेक ऑफ और लैंडिंग एनवायरनमेंट के लिए है। लैंडिंग गियर इस बात की पुष्टि करती है कि आंतरिक हथियारों को शामिल करने के लिए इस फाइटर जेट के पहिए के बीच पर्याप्त जगह है। ADA ने TEBDF के निर्माण में किन सामग्रियों का उपयोग किया है उसके बारे में ज्यादा नहीं बताया गया, लेकिन तेजस MK1 और LCA AF MK2 के अनुभव के आधार पर यह उम्मीद की जा रही है कि इसमें स्पेशल कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं अगर AMCA की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि विमान के एक निश्चित भाग में रडार तरंगों को अवशोषित करने के लिए डिजाइन किए गए स्पेशल कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा। ADA महंगे और हाई मेंटेनेंस स्टील कोटिंग के लिए नहीं जा रहा है, बल्कि ये परिणाम प्राप्त करने के लिए कंपोजिट मटेरियल और स्टील पेंट का उपयोग कर रहा है। इस समय हम ये नहीं जानते हैं कि TEBDF का RCS क्या होगा। अगर TEBDF के निर्माण में AMCA के लिए विकसित की जा रही स्पेशल कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि TEBDF को एक स्टील्थी एयरक्राफ्ट बना देगी। AMCA की अधिकांश टेक्नोलॉजी अभी भी विशेष रूप से अपने एवियोनिक्स, सेंसर, डेटा फ्यूजन, पैसिव सेंसर्स, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, IVHM, कन्फॉर्मल एंटीना और आईसा रडार विकास के अधीन है। लेकिन इनमें से अधिकांश का इस्तेमाल MK2 वेरिएंट में भी किया जाएगा, जो कि 2030 तक रेडी हो जाएगा। वहीं TEBDF अपने एंटायर प्रोडक्शन में प्रवेश करेगा और इसके ब्लॉक 2 संस्करण पर भी काम शुरू हो सकता है, जिसमें कि अधिकांश टेक्नोलॉजियां इसमें शामिल की जाएंगी। AMCA पर IDM टिन ऑक्साइड की मेटेलिक कोटिंग की जाएगी इसकी कैनोपी पे, जो कि रडार वेव्स को रिफ्लेक्ट करेगी और ADA ने भी इसी तरीके के कोटिंग के विकास की भी पुष्टि की है और इसे TEBDF प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जा सकता है। 2030 तक भारत में स्टेल्थ विमान के लिए सभी तत्व होंगे और उसी को TEBDF के डेरिवेटिव में शामिल किया जा सकता है, जो कि स्टेल्थ विमान हो सकता है। और ठीक इसी तरीके से कोरिया भी अपने KF-21 प्रोग्राम के लिए इसी तरीके की पद्धति का इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों आपने जाना कि किस तरीके से TEBDF ब्लॉक 2 वेरिएंट स्टेल्थ फीचर वाला होगा और उसमें इंटरनल वेपन बे भी होगा। अब बात करते हैं इंडियन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के पंप जेट प्रपोजल सिस्टम के बारे में। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों के 6 न्यूक्लियर अटैक क्लास के निर्माण पर काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें कि एक नए युग का पंप जेट प्रपोजल सिस्टम और एक न्यूक्लियर पावर्ड 150 MW प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर सिस्टम के साथ
इसमें 1500 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस 2 लगाई जाएगी। 6 SSN जो कि 2032 में भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार होंगे और 1500 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस 2 और 2500 किलोमीटर की ITCM SLCM के लिए वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम यानी कि VLS के साथ 533 mm टॉर्पीडो ट्यूब के साथ इनका 6000 टन का डिस्प्लेसमेंट होगा और SSN की जो स्पीड होगी वो 35 नॉट्स होगी और ये 100 क्रू मेंबर्स को अपने साथ ले जाने में सक्षम होगा। हालांकि अभी इसकी कुछ विशेषताएं बदली जा सकती हैं क्योंकि डिजाइन पर अभी भी काम जारी है। भारतीय नौसेना ने इस बारे में पहले ही बता दिया है कि भविष्य में पनडुब्बियों के लिए पंप जेट प्रपल्जन प्रणाली को अपनाने में वो रुचि रखते हैं और अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की तुलना में न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियों पर पंप जेट प्रपल्जन एक बेहतरीन प्रपल्जन प्रणाली मानी जाती है जो कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को हायर स्पीड देती है और उसके न्यूक्लियर रिएक्टर को और ज्यादा अनलिमिटेड पावर प्रदान करती है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस प्रणाली को यानी कि पंप जेट प्रपल्जन सिस्टम को बाद में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में भी लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि फ्रांस के नेवल ग्रुप को फ्रेंच बरकुडा क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और ट्रायम्फेंट क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों पर पंप जेट प्रपल्जन सिस्टम के लिए एक मेन लीडर के तौर पर देखा जाता है। फ्रांस ने इसे भारत के SSN प्रोग्राम के लिए नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तकनीक की पेशकश की है और भारतीय नौसेना अपने SSN प्रोग्राम के लॉन्ग रन के लिए फ्रेंच पंप जेट प्रपल्जन सिस्टम का अधिग्रहण कर सकती है अपने S5 क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन प्रोग्राम के लिए, चाहे भारत को ये लाइसेंस के तहत इसके डेरिवेटिव पर बनाना हो। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि BARC ने 83 MW प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर अरिहंत क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के लिए तैयार किया है और इसी PWR को और उसी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर को S4 और S4 स्टार क्लास ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों के लिए परमाणु ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया गया है। SSBN जिसमें कि 7000 टन का डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन नए SSN क्लास और S5 क्लास SSBN के लिए नेवी ने दोनों प्रोग्रामों के लिए एक नए 190 MW प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के विकास के लिए कहा है। इसलिए ये बात अभी क्लियर नहीं है कि 150 MW PVR को 190 MW PVR में बदला जाएगा जो कि 13500 टन के S5 क्लास SSBN के लिए काम करता है। दोस्तों आपको वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।